Hello everyone, welcome back to our channel The Prepness GK. I hope you all are doing well. तो आज के इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 4 फरवरी शिफ्ट सी के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन सेक्शन से है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एसएससी एमटीएस 2026 सीबीटी मोड पे कंडक्ट कराया गया था। एसएससी अपने सीबीटी एग्जाम के एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियली रिलीज नहीं करता है, इसीलिए इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेकिन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका लेवल और पैटर्न एक्चुअल एग्जाम से काफी क्लोज होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं देखेंगे बल्कि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ग्रामर रूल, वोकैबुलरी, एलिमिनेशन मेथड और एग्जाम ट्रिक को भी समझेंगे ताकि अगर इसी कॉन्सेप्ट पे फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओ। सो अगर आप एसएससी एमटीएस जीडी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ या स्टेनोग्राफर या किसी भी एसएससी के अदर एग्जाम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने द प्रेपनेस जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following items given in the alternative has the meaning? To desire to go back to a previous point in the past to change or undo events or actions that are now regretted. Option number A, turn back the hands of time. Option number B, in the fullness of time. Option number C, turn around the time. Option number D, arrive somewhere up on the stroke of some time. वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू डिजायर टू गो बैक टू अ प्रीवियस पॉइंट इन द पास्ट। इसका मतलब ये होता है कि अतीत में वापस जाने की इच्छा होना। आगे लिखा हुआ है कि टू चेंज और अंडू इवेंट्स और एक्शन दैट आर नाउ रिग्रेटेड, यानी जो गलती पहले हो चुकी है उसे बदल देना या उसे होने से रोक देना क्योंकि अभी तक उसका पछतावा हो रहा है। तो पूरे क्वेश्चन का आसान से मतलब यही होता है कि इसमें से कौन सा आइटम उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है जब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि काश मैं उस समय में पीछे वापस जा पाता और अपनी गलती को सुधार देता। अगर आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। इट मीन इसका यह मतलब होता है कि घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा देना। जैसे कि अगर आप इसका मतलब समझोगे तो यही है कि काश समय में पीछे चला जाता ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, जो पीछे हुआ है उसे बदल सकूं। एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ आई कुड टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम आई वुड स्टडी हार्डर फॉर माई एग्जाम। अगर मैं समय में पीछे चला जाता या जा पाता तो मैं अपने एग्जाम के लिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाता। ये जो, और अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखो, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, इसका मतलब इसका ये जो लिखा हो ना एट द फुलनेस ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट द प्रॉपर टाइम, समय आने पर। इसका रिग्रेट या पास्ट वे में वापस जाने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये एट द प्रॉपर टाइम। वही ऑप्शन नंबर सी देखिए, टर्न अराउंड टाइम, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश आइटम नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कई ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो सुनने में सही लगते हैं लेकिन एक्चुअली में इसका कोई प्रॉपर आइटम जो है नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अराइव समवेयर अप ऑन द स्ट्रोक ऑफ सम टाइम। ये वाला जो दिया है ये भी कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश आइटम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन क्रिएट कर दिया है, इसलिए इसे भी एलिमिनेट कर देंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समय की घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा देना ताकि आप पास्ट में वापस चल जाओ और जो गलती हुई है जिसके लिए आप रिग्रेटेड हो वो उसको आप सुधार सके। तो नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। From the alternatives given below, select the correct meaning of the item to even the score. ये item दिया हुआ ऑप्शन है to avenge a wrong or make an unfair situation more equal. Option number B, to score a point from a particular situation or setup. Option number C, to get points equal with the opponent. Option number D, to be within the distance from which scoring a goal. वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए।
सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में कहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम टू इवन द स्कोर, ये वाला टू इवन द स्कोर, यानी टू इवन द स्कोर इस आइटम का सही अर्थ आपको बताना है। अब सबसे पहले इस आइटम को समझते हैं। टू इवन द स्कोर का जो टू इवन द स्कोर में इवन का मतलब होता है इक्वल, ये जो इवन लिखा हुआ है इट मीन्स इक्वल, बराबर करना। और स्कोर का मतलब सिर्फ खेल का स्कोर नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि हिसाब या बदला। इस जो आइटम का एक्चुअल मीनिंग ये होगा कि जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे उसी तरह जवाब देना ताकि हिसाब बराबर हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप इसका लेना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि चीटेड मी लास्ट ईयर एंड नाउ आई वांट टू इवन द स्कोर। अगर आप ऑप्शन देखो तो ये ऑप्शन लिखा है ना, टू एवेंज अ रॉन्ग और मेक एन अनफेयर सिचुएशन मोर इक्वल, किसी गलत काम का बदला लेना या अन्यायपूर्ण स्थिति को बराबर कर देना। ये टू इवन द स्कोर के हिसाब से परफेक्ट फिट बैटर है, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो। बी देख लेते हैं। टू स्कोर अ पॉइंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और सेटअप, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि सिचुएशन का फायदा उठा करके पॉइंट बनाना, लेकिन टू इवन द स्कोर का इससे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। टू गेट पॉइंट इक्वल विद द ओपोनेंट, इट मीन्स ये सुनने में तो सही लग सकता है लेकिन कोई इसमें कोई स्कोर शब्द नहीं है। लेकिन याद रखिए ये आइटम सिर्फ खेल के स्कोर से बात नहीं कर रहा है बल्कि इससे हिसाब लेने की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी जो है, ये ऑप्शन नंबर सी भी जो है सही नहीं है। डी देखेंगे। टू बी विद इन द डिस्टेंस फ्रॉम विच स्कोरिंग अ गोल, इसका मतलब ये है कि आप गोल करने की पोजीशन में है। इसका भी इस आइटम से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको रॉन्ग करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अगर सारी ये जो स्पेलिंग लिखे हुई है इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, और अगर स्पेलिंग ऑलरेडी करेक्ट होगी तो आपको नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। द इरिसिबल शेफ shouted at the staff for the smallest mistake in the kitchen. Option number A, irascible. Option number B, irascible. Option number C, irascible. और ऑप्शन नंबर डी नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। वीडियो पॉज करिए और आपको irascible की करेक्ट मीनिंग बतानी है। पॉज करके ट्राई करिए। ये जो सेंटेंस लिखा ना था, irascible chef shouted at the staff for the smallest mistake in the kitchen, अगर आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है चिड़चिड़े स्वभाव वाला जो शेफ था रसोई में कुछ छोटी सी गलती पर स्टाफ पर चिल्लाने लगा। तो इरेसिबल का मतलब होता है, ये जो इरेसिबल है इट मीन easily angered, जो जल्दी गुस्सा हो जाए, बैड टेम्पर्ड। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो इसका स्पेलिंग लिखा हुआ है IRISCIBLE, ये जो स्पेलिंग है ये गलत है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो ये है IRASCIBLE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। There are 4 underlined words in the sentence given below. One of them is misspelled. Choose the option with the misspelled word. The company announced a dividend for its shareholders, citing a remarkable rise in profits despite the volatility of the global financial markets. ऑप्शन आपको दे देंगे। डिविडेंड गलत लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स गलत लिखा है, रिमार्केबल है या वॉलेटिलिटी। इसमें जिसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है आपको वो ऑप्शन जो है हमें बताना है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। Question number 5. Choose the misspelled word from the given options. Option number A, independence, retribution, connotation या ignoramus. आपको इसमें जिसकी स्पेलिंग गलत है, मिसस्पेल्ड है, वो चूज करके बताना है। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग सही है INDEPENDENC। ये कॉनोटेशन इसकी स्पेलिंग भी सही है। इग्नोरिमस उसकी भी स्पेलिंग सही है, लेकिन ये रिट्रीब्यूशन इसकी स्पेलिंग गलत है। ये जो वाई लिखा है ना, वाई नहीं होगा, इसकी स्पेलिंग होगी RETRIBUTION।
रिट्रीब्यूशन गलत है। रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है पनिशमेंट, किसी गलत काम की सजा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर यहीं आप कॉनोटेशन का मीन्स देखोगे ना, ये जो लिखा हुआ है कॉनोटेशन, इट मीन्स एम्पाइल या फिर एसोसिएटेड, एम्पाइल या फिर एसोसिएटेड भी होता है। और ये जो इग्नोरेंस है, इट मीन्स एन एरोगेंट पर्सन, कोई अज्ञानी व्यक्ति, इग्नोरेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, choose the word that is most opposite in meaning to depth, intensity, abyss, profundity, shallowness। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। आपको इसका डेप्थ का एंटोनियम बताना है। डेप्थ मतलब होता है गहराई। ऑप्शन चेक करते हैं। इंटेंसिटी लिखा है, इंटेंसिटी मीन्स स्ट्रेंथ, मीन्स हाई, तीव्रता, जिसको बोल सकते हैं तीव्रता हिंदी में। एबाइस ये जो लिखा हुआ है, इट मीन्स गहरी खाई। एबाइस मतलब गहरी खाई होता है। ये इसका डेप्थ का जो है ये साइनोनियम्स हो सकता है, बट एंटोनियम्स जो है ये एबाइस ये नहीं होगा। प्रोफंडिटी देखते हैं, प्रोफंडिटी मीन्स भी गहरी खाई होता है। ऑप्शन नंबर सी और बी ये दोनों डेप्थ के जो है साइनोनियम्स है। जबकि बात अगर आप शैलोनेस की करोगे तो ऑप्शन नंबर डी शैलोनेस इसका करेक्ट आंसर है। शैलोनेस मीन्स होता है कम कम उतलापन या फिर कम गहराई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। choose the word that is the antonym of generous, kind, benevolent, stingy या charitable। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। आपको इसका एंटोनियम्स बताना है, अपोजिट वर्ड। अगर आप सबसे पहले जेनरस का मतलब देखोगे तो जेनरस मीन्स होता है जो दिल खोलकर मदद करे, उदार हो, दानशील हो। वहीं अगर आप ऑप्शन देखोगे तो काइंड, काइंड मीन्स दयालु होता है। ये जेनरस का अपोजिट जो है नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्टिंगी, स्टिंगी मतलब होता है माइजरली, कंजूस। ऑप्शन नंबर बी जो है जेनरस का अपोजिट लग सकता है। बाकी देख लेते हैं। बेनोवेलेंट, बेनोवेलेंट मीन्स होता है दयालु और भला। ये भी जेनरस का सेम मीनिंग देता है। ये अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स है, एंटोनियम्स नहीं है। वहीं हम लोग जब चैरिटेबल देते हैं तो चैरिटेबल मीन्स दान देने वाला। ये भी ये जेनरस का जो है साइनोनियम्स होगा। ये भी डी भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बचता है। बी स्टिंगी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Choose the correct word to complete the sentence. She bought a dash of shoes for the party. पेयर, पेयर ऐसा पेयर की स्पेलिंग अलग अलग लिखी हुई है। आपको करेक्ट स्पेलिंग इसमें फाइंड करके इसमें लिखनी है। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ये जो सेंटेंस लिखा है, शी बॉट अ डैश ऑफ शूज फॉर द पार्टी, यहाँ पे पेयर फिल होगा। उसने पार्टी के लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। इसमें पेयर की सही स्पेलिंग बतानी है, तो ऑप्शन नंबर बी PAIR इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Choose the most suitable one-word substitution for the following. A person who studies handwriting, calligrapher, graphologist, typographer या फिर linguistic। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है उसको आप ध्यान से देखोगे तो ये पहला वाला लिखा हुआ है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स होता है तो ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग लिखता है, यानी इसका काम सुंदर लिखावट बनाना है, हैंड राइटिंग को जो है एनालिसिस करना होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत है। इसका काम लिखना होता है, ना कि स्टडी करना। ऑप्शन नंबर ये ग्राफोलॉजिस्ट देखते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब ग्राफोलॉजिस्ट वो होता है जो हैंड राइटिंग का जो है हैंड राइटिंग के बारे में स्टडी करता है, उन्हें एनालाइज करता है, ताकि किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी ट्रेट और राइटिंग पैटर्न को समझ सके। ऑप्शन नंबर बी जो है सही लग रहा है।
दूसरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, टाइपोग्राफर। टाइपोग्राफर वो होता है जो प्रिंटेड टेक्स्ट, फॉन्ट और ये टाइप फेसेस से संबंधित काम करता है, इसलिए हैंडराइटिंग का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, लिंग्विस्ट। ये वो व्यक्ति होता है जो लैंग्वेज का स्टडी करता है, ये भी हैंडराइटिंग की स्टडी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्राफोलॉजिस्ट की वो है जो कि वो पर्सन की हैंडराइटिंग के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल मैनर, रेटिसेंट, इगोइस्टिक, स्टिकलर, इसेंट्रिक। वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। इस सेंटेंस में ये जो लिखा ना अनकन्वेंशनल, इट मीन्स होता है जो सामान्य लोगों से अलग तरीके से सोचता या व्यवहार करता हो। और अगर आप इसी में ऑप्शन देखोगे, ये जो लिखा हुआ है रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला या रिजर्व। वहीं इगोइस्टिक देखोगे तो इगोइस्टिक का मतलब होता है घमंडी या फिर सेल्फ सेंटर्ड। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिक्लर। स्ट्रिक्लर मीन्स होता है वो व्यक्ति जो रूल्स या डिटेल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। वही ई सेंट्रिक देखोगे तो ई सेंट्रिक का मतलब होता है पर्सन हु बिहेव्स इन एन स्ट्रेंजर और अनयूजुअल वे, मतलब यानी जो सामान्य लोगों से अलग या असामान्य व्यवहार करता हो। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, पर्सन हु बिहेव्स इन एन अनकन्वेंशनल मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following option is most suitable conversion of the following sentence into passive voice? Someone is bound to notice your absence. Option number A, your absence is bound to be noticed. Option number B, your absence is bound to be noticed by everyone. Option number C, your absence is bound to noticed by someone. Option number D, your absence is bound to be noticed. ऑप्शन वीडियो को पॉज करिएगा, प्लीज ट्राई करिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिया है। इसमें सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस को अगर आप समझोगे तो इसमें लिखा हुआ है समवन इज बाउंड टू नोटिस योर एब्सेंट। इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी अनुपस्थिति जरूर नोटिस करेगा। आप पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। यहाँ का ऑब्जेक्ट जो दिया है वो लिखा है आपका योर एब्सेंस। अब स्ट्रक्चर देखिए, समवन इज बाउंड टू नोटिस योर एब्सेंस। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा? योर एब्सेंस, your absence is bound to be noticed। डी लगेगा यहाँ पे डी लगे, नोटिस होगा, नोटिस नहीं होगा। योर एब्सेंस जो है वो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे जो योर एब्सेंस है वो यहाँ का सब्जेक्ट बन जाएगा। नोटिस जो लिखा हुआ है बी नोटिस्ड, डी लगेगा, बी नोटिस्ड में बदल जाएगा। और समवन को हटा करके, क्योंकि ये इंडेफिनाइट सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में लिखा है योर एब्सेंस इज बाउंड टू बी नोटिस्ड, डी लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं बाकी सारे ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे बाय एवरीवन लिखा है, बाय समवन लिखा है और इसमें डी नहीं लगा है, इसलिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज ये जैसे एग्जाम टिप है, जब एक्टिव वॉइस में समवन, समबडी, पीपल, दे जैसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय अक्सर बाय प्लस सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। ये एसएससी का फेवरेट रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following option is more suitable conversion of the following sentence into passive voice? Don't you teach English to 7th graders? Option number A, don't English taught by you to 7th graders. Option number B, do English taught by you to 7th graders. Option number C, isn't English taught by you to 7th graders. Option number C, did English taught by you to 7th graders. नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, डोंट यू टीच इंग्लिश टू 7th ग्रेडर, तो ये एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है ये वर्ड। अब पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने पहले देखा। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अब वर्ब टीच पैसिव वॉइस में भी बी लगाएंगे प्लस V3 लगाएंगे। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म,
यानी ये हो जाएगा बी टॉट, क्योंकि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए पैसिव वॉइस में इज, एम, आर या वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऐसे इज, एम और आर प्लस V3 का यूज करेंगे। अब पूरा सेंटेंस बनेगा इस तरह से बनेगा कि इजंट इंग्लिश टॉट बाय यू टू 7th ग्रेडर्स। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही पैसिव वॉइस है। अब अगर बाकी ऑप्शन देते हो, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों गलत लगे हुए हैं इसमें, और ऑप्शन नंबर डी में डिड टॉट लिखा है, जबकि डिड के साथ टीच आता है, टॉट नहीं। वर्ब की फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म नहीं लगती, थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following option is most suitable conversion of the following sentence into active voice? अभी तक पैसिव वॉइस दे रहा था, अब एक्टिव वॉइस पे कन्वर्ट करने को दिया। Let the plot of the movie be kept a secret. Option number A, keep the plot of a movie a secret. Option number B, the plot of a movie is a secret. Option number C, let us keep the plot of the movie a secret. Option number D, keep the plot of a movie a secret. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। क्वेश्चन में लिखा है लेट द प्लॉट ऑफ द मूवी बी केप्ट अ सीक्रेट। इसका मतलब होता है कि फिल्म की कहानी को गुप्त रखा जाए। जब पैसिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो उसका एक्टिव वॉइस जो है ऐसे यूजुअली वर्ब से शुरू होता है। इसीलिए जो आपका एक्टिव वॉइस होगा वो हमें कीप से स्टार्ट होगा। कीप द प्लॉट ऑफ द मूवी अ सीक्रेट, यानी फिल्म की कहानी को गुप्त रखो। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, in the given question a sentence is divided into 4 parts and given in alternatives. There is an error in one part. Choose the alternative containing the part of the sentence that has an error. Choosing the alternative with the error will be the answer. आपका ये सेंटेंस दिया हुआ, द ओनली डिसएडवांटेज विथ टीचिंग इज रिपीटिंग द सेम करिकुलम अगेन एंड अगेन। ऑप्शन नंबर ए द ओनली, ऑप्शन नंबर बी डिसएडवांटेज विथ टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी इज रिपीटिंग द सेम, ऑप्शन नंबर डी करिकुलम अगेन एंड अगेन। वीडियो को पॉज करिए, प्लीज ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में आपको ग्रामर एरर ढूंढना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ओनली डिसएडवांटेज विद टीचिंग इज रिपीटिंग द सेम करिकुलम अगेन एंड अगेन, इसका मतलब होता है कि टीचिंग का एकमात्र नुकसान एक ही करिकुलम को बार बार दोहराना है। अब एरर कहाँ है? सेंटेंस में लिखा है कि डिसएडवांटेज विद टीचिंग, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सही प्रपोजिशन होगी डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग। ये जो विथ लिखा है यहाँ पे होना चाहिए ऑफ। हम कहते हैं द डिसएडवांटेज ऑफ, ना कि द डिसएडवांटेज विथ, इसीलिए यहाँ पे विथ गलत है, इसकी जगह पे ऑफ आना चाहिए। आपका जो करंट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग इज रिपीटिंग द सेम करिकुलम अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कुछ प्रिपोजिशन कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो, जैसे कि एडवांटेज ऑफ, डिसएडवांटेज ऑफ और डिसएडवांटेज ऑफ और फॉन्ड ऑफ, गुड ऑफ, इंटरेस्टेड इन। एसएससी में ऐसे फिक्स्ड प्रिपोजिशन वाले क्वेश्चन जो है यूजुअली पूछे जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द वाइफ हैज अ stranger influence dash her husband after, before, over, under। वीडियो को पॉज करिएगा, प्लीज ट्राई करिए। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है द वाइफ हैज अ स्ट्रेंजर इन्फ्लुएंस हर हस्बैंड, इस सेंटेंस का मतलब होता है पत्नी का अपने पति पर बहुत प्रभाव है। इंग्लिश में इन्फ्लुएंस के साथ
सबसे कॉमन प्रिपोजिशन होती है ओवर, इन्फ्लुएंस ओवर समवन, इसलिए जो आपका सही सही सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द वाइफ हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर हर हस्बैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन गलत है, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, अंडर। ऑप्शन नंबर सी ओवर जो है सही है। अगर आप जैसे कुछ प्रिपोजिशन कॉम्बिनेशन जो है एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंस ओवर आ जाएगा, इन्फ्लुएंस दिया है, ओवर यहाँ पे आ गया, कंट्रोल ओवर, अथॉरिटी ओवर, इन कॉम्बिनेशन को आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अंडरलाइन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आपको एरर ही इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, द प्रिंसिपल स्टेटेड दैट द प्रपोज्ड प्लान was in accordance to the guideline issued by the education department. ऑप्शन नंबर ए, in accordance with the guideline, ये इस सेंटेंस में in accordance with the guidelines. ऑप्शन नंबर बी, in accordance for the guideline. ऑप्शन नंबर सी, in accordance on the guideline or no improvement required. वीडियो को पॉज करिए, प्लीज ट्राई करिए खुद से। इस क्वेश्चन में भी हमें एरर करेक्शन करनी है, यानी सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है उसमें अगर कोई गलती है तो उसे रिप्लेस करना है। पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। द प्रिंसिपल स्टेटेड दैट द प्रपोज्ड प्लान वाज इन अकॉर्डेंस टू द गाइडलाइन इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। प्रिंसिपल ने कहा कि प्रस्तावित योजना शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार थी। अब गलती कहाँ है हमें ये देखना है, ये जो लिखा हुआ ना इन अकॉर्डेंस टू, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये फ्रेज जो होता है ये गलत होता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इन अकॉर्डेंस टू नहीं होता, जबकि इन अकॉर्डेंस विथ होता है। ये टू की जगह पे विथ होता है, विथ। इन अकॉर्डेंस टू का कभी प्रयोग नहीं किया जाता। ये एसएससी का फेवरेट फिक्स्ड फ्रेज जो है हो सकता है। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस फॉर लिखा है, इन अकॉर्डेंस ऑन लिखा है, जबकि ना फॉर होगा ना ऑन होगा, और इम्प्रूवमेंट तो चाहिए ही। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डेंस टू हो जाता है, सिमिलर टू हो जाता है, इन सॉरी अकॉर्डिंग टू हो जाता है, सिमिलर टू हो जाता है, इन अकॉर्डेंस विथ होता है, और डिफरेंट फ्रॉम, ये सब फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है याद रखा करिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। Select the correct alternatives to fill in the blank with the correct preposition in the following sentences. Sentence: Many patriots have lost their lives fighting dash freedoms. Option number A in, option number B for, option number C through, option number D off. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। यहाँ पे भी सही प्रिपोजिशन ही भरनी है आपको। क्वेश्चन में ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कई देशभक्तों ने आजादी के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा फाइट फॉर फ्रीडम होता है, यानी किसी उद्देश्य के लिए लड़ना। इसलिए सही प्रिपोजिशन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, given below are 6 sentences taken from a paragraph. The first and the last sentences are the numbered S1 and S2 and are placed in the first and last position respectively and are fixed in their position. The other 4 sentences between the first and last sentences are jumbled up and the numbered A, B, C, D. Rearrange the jumbled sentences in a logical sentence, keeping the unity and coherence of the paragraph intact. Choose the correct alternative, then the best describe the sequence. That best describe the sequence. S1, S2, ABCD दिया हुआ है। S1 का है soon all was quiet in the house, everyone was asleep. A, the snowstorm had not subsided, the wind blew in their faces as if trying to stop the young criminal. Option number B, her maid followed her with 2 bundles. Option number C, they descended into the garden. Option number D, Masha wrapped herself in a shawl, put a warm cloak, took her small box in her hand and went down the back stairs. S2, with difficulty they reached the end of the garden. आपको यहाँ पे दिया है BDAC, DDCA, CDBA या फिर DCEB। इसको आपको रीअरेंज करना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए।
लॉजिकली अरेंज करना है, लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, सून ऑल वाज क्वाइट इन द हाउस एवरीवन अस्लीप, यानी घर में जब सब सो चुके थे तब चारों तरफ शांति थी। अब आगे कौन सा सेंटेंस आएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये जो लिखा हुआ है, मार्शा wrapped herself in a shawl, put a warm cloak, took her small box in her hand and went down the back stairs। इसमें बताया गया है कि मौशा ने अपनी शॉल पहनी, क्लॉक पहना और छोटा बॉक्स लिया और उसके और पीछे की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। यानी कहानी यहां से आगे बढ़ रही है। ये ऑप्शन नंबर डी, तो ये डी जो है सबसे पहले आएगा। आगे देखते हैं इसके बाद क्या आएगा। अगर आप देखोगे ये बी, हर मेड फॉलोड हर विथ 2 बंडल, उसकी अब नौकरानी उसके पीछे आ रही है, तो डी के बाद आएगा बी। फिर देखते हैं क्या आएगा। ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, दे descended into the garden, मीन्स अब दोनों गार्डन में पहुंच गए, तो इसके बाद बी आएगा। अब बी के बाद देखते हैं ए क्या लिखा है, द स्नो स्टॉर्म हैड नॉट सबसाइडेड, द विंड ब्लू इन देयर फेसेस एज इफ ट्राइंग टू स्टॉप द यंग क्रिमिनल। अब क्योंकि अब बात वातावरण की हो रही है तो स्नो स्टॉर्म भी चल रहा था और तेज हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। अब इसके बाद बिल्कुल जो ये S2 लिखा हुआ है, परफेक्टली विथ डिफिकल्टी दे रीच द एंड ऑफ द गार्डन, परफेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो D B C A, इसके बाद होगा S2 और इसके स्टार्टिंग में होगा S1। ये हमारा करेक्ट जो है हमने अरेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन बिलो आर 6, अच्छा ये भी क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें S1 और S2 जो है फिक्स्ड है और बाकी सारे आपको अरेंज करने। S1 देखते हैं, Lorella kissed his hand and let one farewell drop for the Padre and Antonio to divide between them. Option number B, but after they had turned their backs, he let his eyes travel but a short way with the Padre. As he went trolling over the deep bed of small loose stones, he soon sent them after the maiden, who turning to the right and had begun to climb the height, holding one hand above her eyes to protect them from a scorching sun. Option number B, ये sentence जो है B, segment B. At her feet lay the marina. The rocks rose high around her. The sea was shining in the rarest of its deep blue splendor. Option number segment C. Just before the path disappeared behind high walls, she stopped as if to gather breathe and looked behind her. Segment B. Antonio, however, appropriated no part of it to himself. He pulled off his cap exclusively to the Padre without even looking at Lorella. As to the scene was surely worth a movement pause. Options A B C D, A B D C, C B D A, C A D B, D A C B। आपको वीडियो पॉज करना है, ट्राई करना है, प्लीज ट्राई करिए। ये जो S1 है, S1 में ये जो लिखा हुआ है, Lorella kissed his hand and let one farewell drop for the Padre and Antonio to divide between them। तो इसमें बताइए कि लॉरेना फिर फेयरवेल कहा। अब आगे लॉजिकली क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो लिखा है, एंटोनियो हाउएवर अप्रोप्रिएटेड नो पार्ट ऑफ इट टू हिमसेल्फ, ही पुल्ड ऑफ हिज कैप एक्सक्लूसिवली टू द पेड्रे विदाउट इवन लुकिंग एट लॉरेला। S1 में है कि लॉरेना ने फेयरवेल कहा। डी है कि एंटोनियो ने अपना कैप उतारा। S1 फिर शायद देख लेते हैं डी आएगा कि ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बट आफ्टर दे हैड टर्न देयर बैक्स ही लेट हिज आईज, इसमें ये कहा गया है कि दोनों लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी पे देखोगे, जस्ट बिफोर द पार्ट डिसअपियर्ड बिहाइंड हिज हाई वॉल, शी स्टॉप्ड एज इफ टू गेदर ब्रीथ एंड लुक बिहाइंड हर। उसमें लॉरेला पीछे मुड़कर देखती है। फिर उसमें क्या होता है कि बी वाला अगर आप देखोगे, एट हर फीट
lay the marina, the rough rock high around her. The sea was shining in the rarest of its deepest blue splendor. ऑप्शन नंबर बी में उसकी जगह का जो है सुंदर दृश्य डिस्क्राइब किया गया है. इसके बाद जो है S2 जो है परफेक्टली फिट बैठेगा. द सीन वॉज श्योरली वॉट द मूवमेंट वॉज. ABCDB और ये आ जाएगा यहाँ पे S2. इसमें इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा DACB. DACB ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, इसमें नो इम्प्रूव, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपको अगर कोई एरर है तो वो फाइंड करना है. कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट जो है चूज करना है. ये सेंटेंस लिखा हुआ है. आई फील फ्रस्ट्रेटेड दैट शी कीप रिवर्टिंग बैक टू हर बैड हैबिट्स आफ्टर ब्रीफ फेज ऑफ पॉजिटिव चेंज. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए keeps reverting to her bad habits. Option number B keeps reverting backward to her bad habits. Option number C keeps reverting forward to her bad habits. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए. अगर आप ध्यान दोगे तो सेंटेंस पे लिखा है रिवर्टिंग बैक, अंडरलाइन भी है. रिवर्ट का मतलब होता है वापस लौटाना, इसीलिए बैक पहले से ही उसकी मीनिंग में शामिल है. यहाँ पे बैक भी लिखा है, रिवर्टिंग भी लिखा है, दोनों ही यूज कर दिया. अगर हम रिवर्ट बैक बोलते हैं तो रिडंडेंसी कहलाती है. मीन्स यानी एक मीनिंग का दो बार बोल देना. इसीलिए ये फ्रेज ऐसे हो जाना चाहिए कि रिवर्ट टू, यानी शी कीप रिवर्टिंग टू हर बैड हैबिट्स. बाकी ऑप्शन जो है रिवर्टिंग बैकवर्ड, रिवर्टिंग फोर्थ, दोनों गलत है. यहाँ पे ये जो लिखा है ना रिवर्टिंग बैकवर्ड, रिवर्टिंग फोर्थ, ये दोनों गलत है. एसएससी में ऐसे रिडंडेंट एक्सप्रेशन जो है पूछे जाते हैं. रिटर्न बैक नहीं बोलते, सिर्फ रिटर्न बोलते हैं. रिटर्न भी बैक, दोनों ही सेम मीनिंग देता है. रिवर्ट बैक नहीं होता, रिवर्ट होता है. रिपीट अगेन नहीं होता, रिपीट होता है. इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा रिवर्टिंग टू इसका जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मीन 21 to 25 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे जो है पैराग्राफ पे बेस है. आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है. वो जो पैसेज है वो ये पैसेज है. रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज. 86 to 89 नहीं है, ये है 21 to 25. ओके, ये पैसेज है. द थॉट बॉक्स इज the thought box is one of the early and most favorite poem of Ted Hughes, published in 1957. This poem is symbolic of the process of poetic inspiration. The symbolism of poetic inspiration is concealed behind the animal's imaginary. The fox in this poem represents the poet's imaginative past. The poet goes through a special kind of loneliness. The loneliness is not the absence of people around him, but the absence of creative parts. His fingers move, but the pages remains black. The poetic inspiration in the poem, which is represented by fox, appear in the poem part by part. It doesn't appear in full. Sometimes it doesn't imagine images, eyes and its print, or the shadows. This is the perfect illustration of how our poetic inspiration comes. Any literary composition is produced in parts. It is seldom written in one sitting or in go. The Thought Frog is one of the early and most favorite poem of Ted Hughes, published in 1957. The poem is symbolic of the process of poetic inspiration. The symbolism of poetic inspiration is concealed behind the animal imaginary. The fox in the poem represents the poet's imaginative past. The poet goes through a special kind of loneliness. This loneliness is not about the absence of people around him, but the absence of creative parts. His fingers move, but the pages remain black. The poetic inspiration in the poem, which is represented by fox, appears in the poem part by part. It doesn't appear in full. Sometimes it doesn't. It knows images, eyes, its print, or the shadow.
This perfect illustration of how poetic inspiration come. This is any literary composition. Literary composition is produced in part. It is seldom written in one sitting or in one go. ये आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग जो है ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगर आप इस पैसेज का मेन आइडिया इस पैसेज को पढ़ोगे समझोगे तो इस पैसेज का जो मेन आइडिया है वो यही है कि पोइट्री या कोई भी लिटरेरी कंपोजिशन एक ही बार में पूरा नहीं लिखा जाता। रिटन एक क्रिएटिव लिखना जो है एक क्रिएटिव पावर है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। इस पोयम में फॉक्स लोमड़ी कोई आलसी लोमड़ी नहीं है। यहाँ फॉक्स एक सिंबल है। ये पोएट की इमेजिनेशन क्रिएटिविटी और पोएटिक इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। पैसेज में आगे बताते हैं कि पोएट एक तरह की लोनलीनेस जो है वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये लोनलीनेस लोगों के ना होने की वजह से नहीं है बल्कि उनके मतलब कि लोगों के ना होने की वजह से नहीं बल्कि उनके उस समय उसके पास क्रिएटिव आइडिया नहीं होते हैं, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस करता है। धीरे धीरे फॉक्स दिखाई देने लगती है, फिर उसके नोज, फिर आईज, फिर प्रिंट्स और फिर शैडोज दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि आइडियाज धीरे धीरे डेवलप होते हैं, एकदम से नहीं आते हैं। यही कारण है कि पैसेज कहता है कि अगर कोई भी अच्छी लिटरेरी कंपोजिशन एक ही बार में पूरी नहीं लिखी जाती बल्कि स्टेप बाय स्टेप तैयार होती है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। What does the fox symbolize in Ted Hudges' poem The Thought Fox? Option number A, the written loneliness and disconnection with nature. Option number B, the slowly emerging imaginative power and the creative inspiration in the writer's mind. Option number C, the nature's destructive part that hinders the poet writing. Option number D, the factory development that eclipses the countryside and art. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ना सिंबलाइज का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, प्रतीक होना। हमने पैसेज में पहले पढ़ा है। पैसेज में साफ लिखा था फॉक्स रिप्रेजेंट द पोएट इमेजिनेटिव पावर। अगर आप देखना चाहो तो दिखा सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि कहाँ गया ये द पोएम इज सिंबॉलिक ऑफ द प्रोसेस पोएटिक इंस्पिरेशन symbolic poet behind them as the fox in the ये देखिए the fox in the poem represent the poet's imaginative part। बस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी जो फॉक्स है किसी आलसी जानवर की बात नहीं कर रहा है। फॉक्स यहाँ पोएट की इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, थिंकिंग और पोएटिक इंस्पिरेशन का सिंबल है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो राइट ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है राइटर लोनलीनेस की बात कर रहा है। पैसेज में लोनलीनेस का जिक्र है लेकिन फॉक्स उसका सिंबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये कहता है कि फॉक्स जो है स्लोली इमर्जिंग इमेजिनेशन और क्रिएटिव इंस्पिरेशन का सिंबल है। ये पैसेज का मेन आइडिया ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो सकता है। सी देख लेते हैं। नेचर की इसमें जो लिखा है द नेचर डिस्ट्रक्टिव पावर दैट हिंडर्स द पोएट राइटिंग। नेचर की डिस्ट्रक्टिव पावर की बात कर रहा है, ये पैसेज में तो लिखा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं द फैक्ट्री डेवलपमेंट दैट इक्लिप्स द कंट्री साइड एंड आर्ट। ये भी पैसेज से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। Why does the poet describe a sense of loneliness in the poem? Option number A, as he is going through a dry creative period, even though he is in the middle of a crowd. Option number B, as he literally pushed away in the forest far from a human being. Nine. Option number C, as he considered himself an outsider to the social group and does not want to interact with anyone at all. 9. Option number D, as he remembers the good old days of his childhood, he longed for the countryside life very much. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप देखोगे तो इसमें वो चीज लिखी होगी कि लोनलीनेस जो है पीपल के एब्सेंस के बारे में नहीं है बल्कि क्रिएटिव आइडिया का, क्रिएटिव पास का उसके पास एब्सेंस है, इसलिए लोनलीनेस फील करता है क्रिएटर। तो यानी जो हमारा पोएट है वो लोगों के बीच में है इसलिए, लेकिन उसके पास क्रिएटिव आइडियाज नहीं है, इस वजह से वो लोनलीनेस फील करता है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे चारों तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, एज ही इज गोइंग अ ड्राई क्रिएटिव पीरियड इवन थ्रू इज इन द मिडल ऑफ अ क्राउड,
ये मतलब कि बाकी ऑप्शन जो है पैसेज से मैच नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ही इज गोइंग थ्रू अ ड्राई क्रिएटिव पीरियड इवन थ्रू इज इन मिडल ऑफ प्राउड, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। बाकी अगर बी में देखोगे, पुश्ड अवे इन अ फॉरेस्ट फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, ऐसा नहीं है। एज ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज आउटसाइडर, ये भी नहीं था। और द गुड ओल्ड डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, ही लॉन्ग्स फॉर द कंट्री आउटसाइड वेरी कंट्री कंट्री साइड लाइफ वेरी मच, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23। हाउ डज द पोएम illustrate the process of writing a literary composition? Option number A, by demonstrating the poems are generally composed in a single session with a constant and uninterrupted flow of ideas with a constant 9. Option number B, by implying that creativity is a systematic process and adheres to standardized formula. Option number C, by representing inspiration as being cut up into pieces coming bit by bit before a whole thought is formed. Option number D, by drawing attention to the fact that poetic ideas arrive already shaped with no work or time needed. वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइटर जो पोयम है, पोयम हमें राइटिंग प्रोसेस कैसे समझाती है। तो आपको पता होगा पैसेज में लिखा था कि पहले फॉक्स का नोज दिखाई दिया, फिर आईज दिखाई दी, फिर फुटप्रिंट और शैडो दिखाई दिया, फिर पूरा फॉक्स दिखाई दिया। इसका मतलब ये होता है कि क्रिएटिव आइडियाज जो है वो एकदम से नहीं आते, वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, बाय रिप्रेजेंटिंग इंस्पिरेशन एज बीइंग कट अप इनटू पीसेस कमिंग बिट बाय बिट बिफोर अ होल थॉट इज फॉर्म, ये जो है सही लग रहा है। बाकी सारे ऑप्शन जो है मैच नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. What is the significance of animals imagery in the thought form in the what is the significance of animal imaginary in the thought box? Option number A, it gives a bright picture of the countryside not connected to the theme of creativity. Option number B, it highlights the anxiety of a poem in regard to nature and its unpredictability. Option number C, it points out the drawback of industrialization in relation to nature and its inhabited. Option number D, it hides the abstract idea of poetic inspiration under a visible palatable metaphor. वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एनिमल इमेजिनरी, एनिमल इमेजरी का मतलब होता है कि किसी एनिमल का इस्तेमाल करके आइडिया को समझाना। यहाँ फॉक्स, यहाँ पे आपको पता है जैसे कि ये जो फॉक्स है वो सिर्फ फॉक्स नहीं है, वो एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि उसके माध्यम से जो है पोएट क्रिएटिविटी को समझा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे, इट हाइड्स द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ पोएटिक इंस्पायरेशन एंड विजिबल पेटेलेबल मेटाफर, ये जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मतलब क्रिएटिव इंस्पायरेशन जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों को फॉक्स के माध्यम से आसान बनाया गया है। बाकी ऑप्शन जो है पैसे से मैच नहीं करते हैं। वोकैबुलरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसे देखा ना जा सके या जिसे देखा नहीं जा सकता। विजिबल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे देखा जा सकता है, और मेटाफिर मीन्स होता है रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25. Why is the thought box considered one of the Hughes's most celebrated early poems? Option number A, for the reason that is deal with the poet's intimate relation rather than his art in the making. Option number B, since the poem deals with the scheme of the countryside and the industrialization of the northern Ireland. Option number C, due to the fact that it reveals the mystery of the creative process by means of abundant vivid imaginary. Option number D, as the poem does not use metaphor at all and only gives a little account of the situation. वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पोयम थी वो इतनी फेमस क्यों है। पैसेज के लास्ट में इसका आंसर जो है आपको दिया गया है। पोयम इसलिए फेमस है क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस को बहुत ही सुंदर और विविड इमेजिनरी के माध्यम से जो है समझाती है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विविड इमेजिनरी कहाँ लिखा था,
यहाँ पे लिखा था ना ये विविड इमेजिनरी। विविड इमेजिनरी का मतलब होता है ऐसे डिस्क्रिप्शन जो पढ़ते समय हमारे माइंड में जो है पिक्चर बना दे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है। पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते, बाकी ऑप्शन को अगर आप ध्यान देखो तो ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। ये यहाँ कहते हैं कि पोयम में मेटाफर नहीं है, जबकि पैसेज में जो है साफ कहा गया है कि फॉक्स एक सैम्बल और एक मेटाफर है। एग्जाम टिप देखिए आपके लिए यही है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन में अक्सर जो है लास्ट क्वेश्चन पूरे पैसेज का मेन थीम पूछता है, इसीलिए पैसेज का मेन आइडिया हमेशा याद रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो एसएससी एमटीएस 2026 4 फरवरी शिफ्ट 3 के इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन सेक्शन के सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए। उम्मीद है कि आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि हर क्वेश्चन का कंसेप्ट में समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही डिटेल पीवाईक्यू सोल्यूशन के लिए द प्रेफरेंस जीके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। Thank you for watching the video. Bye bye.